बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 के कोर्स में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडिया डिस्कस करेंगे। और ये लीनियर कंडक्टिंग मीडिया है। इसका मतलब है कि इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी चेंज होने से। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से। कंडक्टर के अंदर अगर हम यानी कि मैटर के अंदर अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस लिखें तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एफ ओवर एप्सिलॉन। यहाँ पे रो एफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर फ्री चार्जेस हैं। एप्सिलॉन हमने लिखा है क्योंकि हम मैटर की बात कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा। अच्छा, फिर इसी तरह से डेल क्रॉस सी जो है ये माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी आ जाएगा। डेल डॉट बी ज़ीरो आ जाएगा। डेल क्रॉस बी जो है ये म्यू जे एफ आ जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी आ जाएगा। जे एफ जो है ये फ्री करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फिर से मैं दोहराता चलूँ कि कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर फ्री चार्जेस हैं जो है वो करंट डेवलप कर सकते हैं, फ्री करंट। जे एफ जो है इसको हम अगर देखें तो हमारे प्रीवियस डिस्कशन के मुताबिक जे एफ जो है ये सिग्मा ई के बराबर है। तो फिर हम यहाँ पे जे एफ की जगह सिग्मा ई पुट करें तो डेल क्रॉस बी जो है ये म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी के बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ये कटिंग की हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे ये बेसिकली एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिखा गया था गलती से, तो इसकी मैंने करेक्शन की है कटिंग करते हुए, क्योंकि हम मैटर की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट वाला जो है वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है डेल डॉट जे एफ इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो एफ और पार्शियल टी। यहाँ पे एफ से मुराद फ्री चार्जेस हैं। तो जे एफ की जगह अगर हम सिग्मा ई पुट कर दें जैसे कि हमने ऊपर देखा था, तो डेल डॉट सिग्मा ई इज इक्वल टू पार्शियल रो एफ और पार्शियल टी हमारे पास आ जाएगा। सिग्मा को हम पैरेंथेसिस से बाहर ले लें, डेल डॉट ई ले लें, और हमारे पास राइट साइड एज इट इज़ आ गई। तो हम जानते हैं कि डेल डॉट ई जो है ये रो एफ ओवर एप्सिलॉन के बराबर है। तो जैसे कि बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी मैक्सवेल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि अगर हम कंपेयर करें तो सिग्मा इंटू रो एफ और एप्सिलॉन, यानी कि डेल डॉट ई की जगह यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, रो और एप्सिलॉन। ठीक है, तो सिग्मा इंटू रो और एप्सिलॉन इज इक्वल टू राइट साइड आ गई हमारे पास माइनस पार्शियल रो एफ और पार्शियल टी है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हुए रो एफ के लिहाज से हम इंटीग्रेट करें तो मॉडिफिकेशन क्या की हमने, एप्सिलॉन को अलग करके सिग्मा और एप्सिलॉन लिख लिया, रो एफ अलग कर लिया, माइनस पार्शियल टी इंटू रो एफ कर लिया। इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो आता है वो आता है रो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू रो एफ एट ज़ीरो टाइम, यानी कि स्टार्टिंग टाइम, ई रेज्ड पावर माइनस सिग्मा और ई इंटू टी। सॉरी, ये ई नहीं, ये एप्सिलॉन है, सिग्मा और एप्सिलॉन है इंटू टी। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि जब वेव जो है वो मैटर में इंटर होगी कंडक्टिंग मटेरियल में, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होगी टाइम के लिहाज से। जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिहाज से हम देख रहे हैं टाइम के लिहाज से चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये टाइम ही एक वेरिएबल है जो यहाँ पे चेंज होगा। सिग्मा और एप्सिलॉन मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेंगे, और रो एफ नॉट जो है ये उस टाइम पे चार्ज डेंसिटी है जब वेव जो थी वो इंटर हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग टाइम है हमारे पास, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट अमाउंट होगी। तो बहरहाल ये इक्वेशन हमें बता रही है कि टाइम के लिहाज से चार्ज डेंसिटी चेंज होगी जब वेव जो है वो मटेरियल में इंटर होगी। और अगर हम कंडक्टिंग मीडिया की बात करें तो हम जानते हैं कि कंडक्टिंग मीडिया में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो सरफेस पर आ जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही होगा कि जो फ्री चार्जेस हैं यहाँ पे वो सरफेस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कंडक्टर के अंदर की जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ज़ीरो हो जाएगी। और वो टाइम कौन सा होगा, जब ये सिग्मा ओवर टी जो है ये टी के रेसिप्रोकल के बराबर आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट होके ये जो है वे रेज़ पावर 1 आ जाएगा, और हमारे पास चार्ज डेंसिटी, सॉरी इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम एक और जो है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है सिग्मा और एप्सिलॉन। तो सिग्मा और एप्सिलॉन जो है ये 1 ओवर टा के बराबर है, इसको हम बेसिकली कहते हैं। ये भी बेसिकली सिग्मा और एप्सिलॉन की अगर हम डायमेंशंस को आपस में सॉल्व करें तो हमें टाइम के रेसिप्रोकल के यूनिट मिलेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि सिग्मा और एप्सिलॉन जो है ये 1 ओवर टी के टा के बराबर, यानी कि एक टाइम का रेसिप्रोकल को डिफाइन कर रहा है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ओवर सिग्मा जो है ये टा के बराबर है, और टा को हम करैक्टरिस्टिक टाइम कहते हैं। ये बेसिकली वो टाइम है जिसके दौरान जो फ्री चार्जेस हैं ये
कंडक्टर के अंदर से जो है वो मूव करके सरफेस पर आ जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिस टाइम के दौरान डेसिपेट हो जाती है वॉल्यूम के अंदर से, उसको हम करैक्टरिस्टिक टाइम कहते हैं और टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन। और सिग्मा और एप्सिलॉन हमें बताते हैं कि टा जो है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सिग्मा और एप्सिलॉन जो है ये मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो है वो चार्ज डेंसिटी जो है वो कब तक टोटली वैनिश आउट हो जाएगी वॉल्यूम के अंदर से। तो उसके लिए फिर पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे अगर टा जो है अगर ज़ीरो हो, और टा ज़ीरो कब होगा, जब सिग्मा जो है वो इनफाइनाइट होगा रेशो के मुताबिक एप्सिलॉन ओवर सिग्मा के लिहाज से। यानी कि अगर सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा तो सिग्मा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और जितना ज़्यादा चार्ज है वो सारे का सारा सरफेस पे आ जाता है, तो उस वक्त सिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, तो फिर टा जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। और इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि हमारा जो फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर मौजूद था, कंडक्टिंग मीडिया के अंदर, वो सारे का सारा सरफेस पे एकोमोडेट हो चुका है। और एक अच्छे कंडक्टर के लिए वैसे तो, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, चार्जेस चाहे तादाद में कितने भी हों, बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हों, लेकिन फिर भी वो एक डेफिनेट वैल्यू तक ही रहेंगे, इनफाइनाइट नहीं जा सकते। तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, वो एक फिक्स्ड वैल्यू तक रहेंगे, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक रहेंगे, तो इसलिए फिर ना तो सिग्मा कभी इनफाइनाइट होगा रियल केसेस में और ना ही टा कभी ज़ीरो होगा रियल केसेस में। तो फिर अगर हम एक आइडियल कंडक्टर की बात करें तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा को इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन एक रियल कंडक्टर के लिए जो है वो सिग्मा इनफाइनाइट नहीं होगा, तो फिर टा ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम अच्छे कंडक्टर की बात करें तो अच्छे कंडक्टर का जो टा है ये बहुत कम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर फ्री चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी उसका टा जो है वो कम होगा। तो अब हम दोबारा से आते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की तरह, जिनको यूज़ करते हुए हमने वो इक्वेशंस बनानी है जो कि वेव को रिप्रेजेंट करें कंडक्टिंग मीडिया के अंदर। तो डेल डॉट ई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा कब, जब सारे का सारा चार्ज मटेरियल के अंदर से निकल गया और सरफेस पर चला गया, तो कंडक्टिंग मीडिया के अंदर कोई चार्ज ना रहा। अच्छा, फिर डेल क्रॉस ई जो था ये माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के बराबर था। अगर हमने डेल क्रॉस ई ले लिया तो ये हमारे पास आ गया माइनस पार्शियल और पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस बी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्केयर ई। ये हम जानते हैं कि ये जो है वो कल का प्रोडक्ट रूल है, इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस बी ही अभी मैं लिख देता हूँ। डेल डॉट ई हम पहले ही कह चुके हैं कि ज़ीरो होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो मीडिया के अंदर नहीं रहा, तो इसलिए चार्ज डेंसिटी भी नहीं, इसलिए डेल डॉट ई ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया तो फिर हमारे पास डेल स्केयर ई बचा, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन इस तरफ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल स्केयर ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी की जगह हमने जो इक्वेशन 4 थी वो लिख ली, वो क्या थी, म्यू एप्सिलॉन, और हमारे पास साथ में हमने लिखा था सिग्मा ई, तो जे एफ़ की जगह तो हमने ई को जो था वो पार्शियल टू ई और पार्शियल टी टू की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम डेरिवेटिव और आ रहा है। सॉरी, बेसिकली वो जो पहली टर्म थी वो हमने यहाँ पे सेकंड टर्म के तौर पर लिख ली है, एप्सिलॉन म्यू सिग्मा पार्शियल ई और पार्शियल टी, और यहाँ पे सिंपली ई था लेकिन पार्शियल इस की वजह से बना पार्शियल ई और पार्शियल टी। और फिर जो सेकंड टर्म थी वो थी म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी, इसके साथ ये वाला टाइम डेरिवेटिव जब फिर से आ गया तो पार्शियल टू ई और पार्शियल टी टू हो गया। ठीक है, तो अब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्टिंग मीडिया के अंदर, और दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि डेल क्रॉस बी जो है ये सिर्फ अंदर वाली टर्म को देखिएगा, डेल क्रॉस बी को, और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस के अंदर वाली को, तो डेल क्रॉस बी हम जानते हैं कि बराबर है म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी इंटू म्यू सिग्मा ई। ये टर्म्स हमने फिर से जो है वो सेकंड राइट शफल कर लिए हैं। अच्छा, हमने दोनों तरफ जो था वो कर लिया, तो फिर हमने
लेफ़्ट साइड पे फिर उसी तरह से जो था जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व किया था, तो डेल इंटू डेल डॉट ई सॉरी डेल डॉट बी और माइनस डेल स्केयर बी कर लिया। डेल डॉट बी हम जानते हैं कि 0 होता है, तो फिर हमारे पास माइनस डेल स्केयर बी बच गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे डेल स्केयर ई को अगर हम सॉल्व करें तो डेल स्केयर ई जो है ये पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के बराबर है। ठीक है जी। अब पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, जब यहाँ पे पार्शियल टी उस पर अप्लाई होगा तो पार्शियल टू बी ओवर पार्शियल टी टू हो जाएगा, और यहाँ पे भी डेल क्रॉस ई की जगह पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी आ जाएगा, जो हम यहाँ पे हमने लिख लिया है। फिर से नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन आ जाएगी मीडिया, कंडक्टिंग मीडिया के अंदर डेल स्केयर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल टू बी ओवर पार्शियल टी टू प्लस म्यू सिग्मा पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इन इक्वेशंस के अगर हम वन डायमेंशनल सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आता है, ई एफ जी एंड टी इज इक्वल टू ई नॉट कम्प्लेक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एयोटा इंटू के कम्प्लेक्स जी माइनस ओमेगा टी। और फिर इसी तरह से b जो है ये हमारे पास आ जाता है b नॉट कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट ऑफ एयोटा इंटू के जी माइनस ओमेगा टी, और k भी यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास वेव वेक्टर है ये भी यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। और इसको अगर हम देखें तो कम्प्लेक्स फॉर्म किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे इसके भी दो पार्ट होंगे, एक जो है वो k प्लस दूसरा एयोटा कापा। कापा यानी कि ये वाला k जो है इसको हम कापा बोलेंगे, ये इमेजनरी पार्ट कहलाएगा, और जबकि ये वाला k जो है ये रियल पार्ट कहलाएगा। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे इन इक्वेशंस में k कम्प्लेक्स की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारे पास जो है यही इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये जो z जो है ये लिखा हुआ है ये बेसिकली स्केयर नहीं है, ये z है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, तो स्पेस ना होने की वजह से ऊपर लिखा गया। बहरहाल इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कंटिन्यू करें तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा पहले तो हम एयोटा की बात कर लेते हैं। एयोटा जब ये वाला एयोटा जब शिफ्ट करेंगे इस पूरी टर्म पे तो यहाँ पे एयोटा के आ जाएगा और एयोटा स्केयर हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये माइनस कापा बच जाएगा हमारे पास। माइनस कापा जी को हमने एक्सपोनेंट में अलग कर लिया और प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, और इसी तरह से बी वाली इक्वेशन में भी हमने यही किया। तो अब ये e रेज़ टू पावर माइनस कापा जी जो है इसको हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इसके साथ कोई भी फेज़ अटैच नहीं है, एंगल अटैच नहीं है, तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड का ही एक हिस्सा है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आयोटा फंक्शन नहीं आ रही, यानी कि ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल है, तो इसलिए ये एम्पलीट्यूड का एक हिस्सा है। और फिर इसका हम देख रहे हैं कि इसके साथ कोई एंगल नहीं है, तो इसलिए ये फेज़ के लिहाज से भी चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज बहरहाल होगा। और वो कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि जी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वेव की पोजीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जी चेंज होता जाएगा, और e रेज़ पावर माइनस कापा जी जो है ये भी चेंज होता जाएगा। और नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि ये कम होता जाएगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो जैसे जैसे वेव कंडक्टर के अंदर मूव करती जाएगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक क्वांटिटी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ हमें बताती है कि वो डिस्टेंस जहाँ पे वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होकर 1/e या फिर इट्स इनिशियल वैल्यू तक चला जाता है, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू को 1/e से अगर मल्टीप्लाई कर दें जो रिज़ल्ट हमें हासिल होगा वो जिस डिस्टेंस पे जाके हासिल होगा तो उस डिस्टेंस को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज़ इक्वल टू 1 कापा, यानी कि कापा का रेसिप्रोकल है d। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है वो एक्स्ट्रा डिस्कशन थी, इसको आप इग्नोर कर दें, आगे चलते हैं। अब अगर हम जो हमारे पास वेव कम्प्लेक्स वेव वेक्टर था उसके अगर हम रियल पार्ट की बात करें सिंपली, जिसको हम k कह रहे थे, तो ये सिंपल के जो है ऊपर हमने देखा, पहले ये बात कर लेते, ऊपर हमने देखा कि कापा जो है ये एम्पलीट्यूड में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें स्किन डेप्थ के बारे में बता रहा है। तो जो दूसरा पार्ट है जो कि कम्प्लेक्स वेव वेक्टर का रियल पार्ट है k, ये हमें वेव की स्पीड के बारे में, उसकी वेवलेंथ के बारे में और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएगा। जैसे कि हम जानते हैं k इज़ इक्वल टू 2π/λ है, तो यहीं से इसको हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो λ इज़ इक्वल टू 2π/k आ जाएगा, और फिर v जो है ये ω/k है। तो इस तरह से वेवलेंथ भी हमें मिल रही है k से, और हमें k से स्पीड भी मिल रही है।
फिर इसी तरह से जैसे कि हमने बात की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी के डिपेंडेंट है, तो हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू सी ओवर के, और हमने देखा कि सॉरी सी और वी, और हमने देखा कि v जो है वो ये बराबर है ओमेगा और के के, तो हम v की जगह पुट कर देंगे ओमेगा और के, तो क्योंकि v जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये के ओवर ओमेगा आ जाएगा, साथ में c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी के डिपेंडेंट है, यानी कि के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है कंडक्टिंग मीडिया के जिसके अंदर वेव मूव कर रही है। अच्छा, अब हम जो है वो ये देखते हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर को, जो कम्प्लेक्स वेव वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं कि कम्प्लेक्स वेव वेक्टर इज इक्वल टू कापा इंटू ई रेज़ पावर एओटा फाई। अच्छा, अब ये अगर हम सिर्फ इस कम्प्लेक्स वेव वेक्टर के सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम के स्केयर प्लस कापा स्केयर से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमने फाई लेना है जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है, तो वो बेसिकली इक्वल होगा tan इनवर्स के कापा ओवर के, यानी कि फाई जो है कहीं और से नहीं आ गया बल्कि के कम्प्लेक्स वेव वेक्टर की उसी बेसिक रिलेशन से जो है वो हमें मिला है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड्स की, कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स की। हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड बी कम्प्लेक्स, और इसके साथ साथ फिर ये वाला पार्ट भी आता है ई रेज़ पावर माइनस कापा जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करें तो वो भी ई नॉट कम्प्लेक्स और ई रेज़ पावर माइनस कापा जी आता है। तो क्योंकि हमने ये पहले ही बात की थी कि ई रेज़ पावर माइनस कापा जी जो है ये एम्पलीट्यूड का ही पार्ट है। हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लेकर अभी चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड है, और जो किस तरह से रिलेटेड है यहाँ पे हमें वो रिलेशन नज़र आ रही है, बी नॉट ई रेज़ पावर ओटा सिग्मा बी, तो इज इक्वल टू 1 ओवर वी ई रेज़ पावर 1 ओवर वी ई नॉट ई रेज़ पावर एओटा सिग्मा ई। यहाँ पे बी जो है ये वेव फील्ड है, और यहाँ पे ई बी जो है ये फील्ड है, और वी जो है ये स्पीड है ओमेगा और के बराबर है। अगर हम यहाँ पे 1 ओवर वी की जगह, और यहाँ पे ये जो के है ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ये वेव वेक्टर है हमारा कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पे ये नोटेशन मैं दे नहीं सका, आप जो है वो इस चीज़ को जो है वो नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कम्प्लेक्स वेव वेक्टर है। तो वी की जगह 1 ओवर वी की जगह हम वी की जगह अगर हम ओमेगा और के पुट करें, रेसिप्रोकल होने की वजह से उलट के आ जाएगा, ये के कम्प्लेक्स ओवर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है वो के कम्प्लेक्स की जगह हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कापा इंटू ई रेज़ पावर एओटा फाई। ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा कापा ओवर ओमेगा ई नॉट ई रेज़ पावर एओटा सिग्मा ई प्लस इंटू ई रेज़ पावर एओटा फाई। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम एक्सपोनेंट की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, और क्योंकि बेस एक ही है। और अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। एक्सपोनेंट पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर है एओटा सिग्मा बी, यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर है एओटा सिग्मा ई प्लस फाई। तो एओटा दोनों साइडों से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस फाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा बी माइनस सिग्मा ई आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल पार्ट हमने कंपेयर कर लिए, तो अब हम जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। या इस तरफ है बी नॉट, इस तरफ है कापा और ओमेगा ई नॉट। तो इनको कंपेयर किया तो हमारे पास जो है वो बी नॉट इज इक्वल टू कापा और ओमेगा इंटू ई नॉट के बराबर आ जाएगा। या फिर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, ई नॉट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बी नॉट ओवर ई नॉट इज इक्वल टू कापा और ओमेगा आ जाएगा। अच्छा, अब फाइनली हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में हम इक्वेशंस लिख सकें, सॉल्यूशंस लिख सकें। तो ज़रा से मैं पीछे जो है वो हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस लिखी थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उनको एक नज़र हम देख लेते हैं। तो वो ये वाली इक्वेशंस थी। तो यहाँ से फिर हमने जो था वो के को लेकर आगे डिस्कशन कंटिन्यू की थी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है वो एक तो ई नॉट कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो कम्प्लेक्स को भी हमने आगे जो है वो सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से ई नॉट कम्प्लेक्स की जगह भी हम जो है वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो करेंगे, ई रेज़ पावर माइनस कापा जी भी आएगा, और फिर इसी तरह से बी नॉट की जगह भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो आगे हमने डिस्कस की है। तो स्टूडेंट्स, ई नॉट कम्प्लेक्स की जगह हमने पुट किया ई नॉट, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहा ई रेज़ पावर माइनस कापा जी।
और साथ में हमारे पास आ गया पर एयोटा सिग्मा ई प्लस फाई, और इसके साथ साथ जो ये सारी टर्म जो है ये ई नॉट कम्प्लेक्स को सॉल्व करते हुए हमें मिली है। हमें ई नॉट कम्प्लेक्स को सॉल्व करते हुए ई नॉट मिला है, साथ में ई रेज़ पर एयोटा इंटू सिग्मा ई प्लस फाई मिला है। अभी हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर चुके हैं अभी इसी पेज के पीछे। तो ये वाला पार्ट जो था ये पहले से इक्वेशन में मौजूद था, ई रेज़ पर एयोटा इंटू के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इसके साथ साथ हम इसको कॉज में यानी कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो ये सारी टर्म्स मिलकर हमें फिर जो मिलेगा वो मिलेगा ई नॉट ई रेज़ पावर माइनस कापा जी कॉज इंटू के जी माइनस ओमेगा टी प्लस सिग्मा फाई सिग्मा ई प्लस फाई। और साथ में हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे जो कि हमारी एक्स डायरेक्शन है। ऑर्डिनरीली हमने ये डायरेक्शन ली है, क्योंकि हमने कहा है कि वेव हमारी जी डायरेक्शन के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। तो अगर वेव जी के लॉन्ग है तो ई एक्स के लॉन्ग है और बी जो है ये वाई के लॉन्ग होगा। एनी हाउ बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो बी के लिए जो हमने कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड को सॉल्व किया था वो हमारे पास आया था कापा और ओमेगा इंटू ई नॉट, और साथ में टर्म आई थी ई रेज़ पावर एयोटा सिग्मा ई प्लस फाई। तो फिर हमारे पास ये बी के लिए इक्वेशन आ गई, बी ऑफ जी एंड टी इज इक्वल टू कापा और ओमेगा ई नॉट ई रेज़ पावर माइनस कापा जी कॉज, एक्सपोनेंट की जगह हमने कॉज की फॉर्म में लिख लिया जैसे हमने ऊपर लिखा, कॉज के जी माइनस ओमेगा टी प्लस सिग्मा बी, और साथ में हमने जो है वो यूनिट वेक्टर वाई लिख लिया। अच्छा, तो अब हम इस सारी डिस्कशन में जो है वो अगर इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करें, जो कि बेसिकली हमारा इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है और हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस सिलसिले में आ सकता है। वो क्या है जी कि अगर हमने कम्प्लेक्स वेव वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो कम्प्लेक्स वेव वेक्टर जो है इसका स्केयर बराबर है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्केयर प्लस एयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा। तो ये हमारी थी आज की डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन अ लीनियर कंडक्टिंग मीडिया। थैंक यू वेरी मच।